हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट 19 है। हम उपन्यास वाले हिस्से को पढ़ रहे हैं। उपन्यास वाले हिस्से में आज तीसरा पार्ट हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पुस्तक का नाम हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। आप लोगों को अच्छे से याद ही हो गया होगा। इसके अलावा मेरे बारे में, मेरा नाम शैली वाशनीय है। मैं 2021 की यूजीसी नेट टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एयूडी, डीयू आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जहां मैंने टॉप किया था। और वर्तमान समय में जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। मैंने 2024 में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था। इसके अलावा मैंने नेट 2024 का फिर से एग्जाम दिया था, जहां मुझे जेआरएफ 99.97 परसेंटाइल के साथ प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, मैंने अब एचएन अध्ययन पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो हमारे एचएन अध्ययन ऐप पे, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, तो वहाँ पे हमारे बैच चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस भी हमारे ऐप पर चल रही हैं। और अगली महत्वपूर्ण जो सूचना है वो यही है कि 1 अगस्त से मेरा बैच, शिव शक्ति बैच लॉन्च होने वाला है, जहां मैं आपको हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे रामचंद्र तिवारी, शुक्ल बच्चन जी आदि की पुस्तकों पढ़ाऊंगी। और उसके साथ मैं आप लोगों को उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराऊंगी। तो आप लोग हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा कोड शैली11 यूज कर सकते हैं। SHAILY शैली11 यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने कल प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास पढ़ लिए थे। आज हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों को पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम में प्रेमचंद युग का विशेष महत्व है। प्रेमचंद युग की मर्यादा 1918 से 1936, 1918 सेवा सदन, 1936 गोदान तक मान्य है। हिंदी साहित्य में यह युग छायावाद युग के नाम से प्रसिद्ध है। छायावाद युग अपनी समस्त दुर्बलताओं के बावजूद नव जागरण का युग था। भावावेग, आदर्श प्रियता, राष्ट्रीय भावना, स्वच्छंदता आदि प्रवृत्तियां नव जागरण की ही सूचना देने वाली हैं। इन प्रवृत्तियों से प्रेमचंद भी प्रभावित थे। गांधीवादी आदर्श जीवन प्रणाली तथा सत्य और अहिंसा के वे प्रबल समर्थक थे। पाश्चात्य प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी वे भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधारों, आदर्श, संयम, सत्य, उदारता, सेवा, परोपकार आदि को जीवन दर्शन का प्रेरक तत्व मानते थे। व्यवहारिक जीवन में प्रेमचंद जी ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को पूर्णतः स्वीकार किया। उन्होंने उनमें आर्य समाज की तार्किकता, गांधी जी की विचार विनयशीलता और तिलक की तेजस्विता का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है। वस्तुतः प्रेमचंद युग की गतिशील जीवन दृष्टि के निर्माण में आर्य समाज, ये महत्वपूर्ण है, किस किस की भूमिका रही है। आर्य समाज, तिलक और गांधी जी की विचारधाराओं का योग रहा है। 1919 ईस्वी से भारतीय जीवन चेतना के क्षितिज पर गांधी जी का पूर्ण प्रकाश फैल गया। वे देश के कर्णधार बन गए। उन्होंने सांप्रदायिकता, एकता, अस्पृश्यता निवारण, नशाखोरी दूर करना, ग्राम सुधार, स्त्रियों की उन्नति, प्रौढ़ और बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई की भावना का प्रचार, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभाषा और निज भाषा प्रेम, किसान और मजदूरों के प्रति सहानुभूति तथा छात्र संगठन के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। प्रेमचंद के उपन्यासों पर इस गांधीवादी जीवन दृष्टि का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में के मूल में उनकी मानवतावादी विचारधारा कार्य कर रही थी। प्रेमचंद भी मानवतावाद से प्रभावित थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रेमचंद मानवतावाद से प्रभावित थे, सही या गलत, तो वह सही है। उन्होंने जीवन में साहित्य का स्थान विषय पर विचार करते हुए लिखा। ये महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग नोट कर लेंगे। आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके दुख सुख, हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पाल जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। किसका कथन है? मुंशी प्रेमचंद जी का। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल उठी। सेवा सदन 1918 से लेकर गोदान 1936 तक आते आते भीतर ही भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे।
गोदान गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थोन्मुख आदर्शवाद में बदल गया। पहले वह आदर्श की तरफ झुकाव था, अब लेकिन यथार्थ की ओर उनका झुकाव हो गया। प्रेमचंद का गोदान एक ऐसी मनोभूमि पर प्रतिष्ठित है जहां जैनेन्द्र की आत्म केंद्रित अंतर्भूमि पीड़ा, इलाचंद्र जोशी की कामकुंठा जनित जटिल व्यक्तित्व चेतना, यशपाल का समाजवादी यथार्थवाद, भगवती चरण और उपेंद्र नाथ अश्क का रोमानी समाजोन्मुख व्यक्तिवाद तथा अमृतलाल नागर का सर्वमांगलिक मानवतावाद सभी के प्रेरणा सूत्र लक्षित किए जा सकते हैं। तो ऐसा मतलब रामचंद्र तिवारी जी का मानना है कि जो प्रेमचंद के जो गोदान था, जिसे उनकी विचारधारा एकदम परिपक्व और होके आई, जहाँ पे वो आदर्श की नहीं यथार्थ की बात करते हैं, वहां जैनेन्द्र की जो विचारधारा है या इलाचंद जोशी की, वहीं से उसका विकास लक्षित होता है। प्रेमचंद युग के अंतिम चरण में उपयुक्त सभी प्रवृत्तियों का उन्मेष हो चुका था। प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की व्यापक अनुभूति के साथ संबंध करके देखा था। उन्होंने उसे सुरुचि जागृत करने वाला, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति देने वाला, सौंदर्य बोध का उन्मेष करने वाला और शक्ति तथा गति उत्पन्न करने वाला माना था। तो प्रेमचंद जी ने साहित्य को क्या माना? सुरुचि जागृत करने वाला, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति देने वाला, सौंदर्य बोध का उन्मेष करने वाला और तथा शक्ति और गति उत्पन्न करने वाला माना। किसको माना? साहित्य को। किसने माना? मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसलिए उनके उपन्यासों में व्यक्ति चेतना, समाज मंगल, यथार्थ की अनुभूति, आदर्श की कल्पना, बाह्य घटना वैविध्य, आंतरिक मनोमंथन एवं भाव द्वंद्व सभी कुछ मिल जाता है। सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1936 जो कि अधूरा है। ये जो इनके जितने भी उपन्यास हैं और इनका जितना भी प्रकाशन वर्ष आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इन उपन्यासों ने हिंदी भाषी जनता का मानसिक संस्कार किया। इनके माध्यम से प्रेमचंद जी ने अपने युग की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का पूर्ण चित्र अंकित किया है। प्रेमचंद ने से प्रभावित होकर उन्हीं के ढंग पे उपन्यासों की रचना करने में प्रवृत्त होने वाले उपन्यासकार, तो प्रेमचंद की परंपरा में कौन कौन आते हैं? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, श्रीनाथ सिंह, शिवपूजन सहाय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद हृदय, राधिका रमन प्रसाद सिंह, सियाराम शरण गुप्त आदि प्रेमचंद से प्रभावित होकर रचनाएं कर रहे थे। विशंबरनाथ कौशिक के दो उपन्यास माँ और भिखारनी, दोनों ही उपन्यास मानव चरित्र की महिमा के द्योतक और हृदय स्पर्शी हैं। माँ उपन्यास में माता की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। लेखक ने यह दिखाने की कोशिश की है कि माता के स्नेह, त्याग और विवेकपूर्ण देखरेख पर ही बालक का विकास निर्भर है। उपन्यास के अंत में दुष्चरित पात्रों के जीवन में सुधार लाकर और सच्चरित पात्रों को सुखी दिखाकर लेखक ने सुधारवादी दृष्टि का परिचय दिया है। भिखारनी में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम से पूछा भी जाता है कि भिखारनी की विषय वस्तु क्या है, तो अंतरजातीय विवाह की समस्या और मानव मन की सहज आकर्षण तथा जातीय बंधन की कठोरता के मार्मिक द्वंद्व को बड़ी सहजता से चित्रित किया गया है। लेखक जातीय बंधन को तोड़ने का साहस नहीं दिखा सका है। उस उपन्यास की नायिका जस्सो रामनाथ के प्रेम की स्मृति की संजोए आजीवन भिखारनी बनी रहती है। श्री विशंबरनाथ शर्मा प्रेमचंद युग के टिपिकल उपन्यास लेखक कहे जा सकते हैं। उनमें वह गतिशीलता नहीं जो प्रेमचंद में दिखाई देती है। अगले हैं हमारे श्रीनाथ सिंह। इनके उपन्यास हैं उलझन, क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडल, एक और अनेक, अपरहिता। ये प्रजामंडल महत्वपूर्ण है, किसका है? श्रीनाथ सिंह जी का। इनके उपन्यास ही आपको याद रखने हैं, प्रकाशन वर्ष आपको याद नहीं रखना है। शिवपूजन सहाय अगले उपन्यासकार हमारे। एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया, प्रकाशन वर्ष इसका याद रखना है 1926। इसमें सरल ग्रामीण जीवन का सुबोध और प्रभावकारी चित्रण किया गया है। स्वयं लेखक के शब्दों में, मैं ऐसे, ये महत्वपूर्ण है, मैं ऐसे ठेठ देहात का रहने वाला हूँ जहाँ इस युग की नई सभ्यता का बहुत ही धुंधला प्रकाश पहुंचा है। वहां केवल दो ही चीजें प्रत्यक्ष देखने में आती हैं, अज्ञानता का घोर अंधकार और दरिद्रता का तांडव नृत्य। वहीं पर मैंने जो कुछ देखा सुना और यथाशक्ति ज्यों का त्यों इसमें अंकित कर दिया है। कथन किसका है? शिवपूजन सहाय जी का, देहाती दुनिया के प्रथम संस्करण की भूमिका में। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे।
भगवती प्रसाद वाजपेयी ने प्रेमचंद युग में लिखना आरंभ किया था। इनकी 8 कृतियां प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मुस्कान, त्यागमयी, प्रेम निर्वाह, लालिमा, पतिता की साधना प्रेमचंद युग में ही प्रकाशित हो चुकी थी। प्रारंभ में आपकी प्रवृत्ति आदर्श प्रधान एवं सुधारवादी थी। धीरे धीरे आपकी कृतियों में प्रेम की जटिलता, मनोवैज्ञानिक धुन और नारी जीवन की भूल भुलैया के को प्रधानता मिलने लगी। इतना महत्वपूर्ण नहीं, उपन्यास महत्वपूर्ण है, उनको याद रखेंगे। चंडी प्रसाद हृदय, इनके 2 उपन्यास मनोरमा तथा मंगल प्रभात महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। इसमें भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनुष्य की सद्वृत्तियों की महिमा अंकित की गई है। राधिका रमन प्रसाद सिंह के उपन्यास अगले हैं हमारे उपन्यासकार राधिका रमन प्रसाद सिंह। राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुम्बन और चांटा, ये महत्वपूर्ण है। किसके हैं? राधिका रमन प्रसाद सिंह जी के उपन्यास। उपन्यासकार यानी कि शिव राधिका रमन प्रसाद सिंह ने देश की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। आपकी जीवन दृष्टि गांधी युग की आदर्शवादी चेतना से प्रभावित है। आपके उपन्यासों का प्रकाशन प्रेमचंद युग के बाद हुआ है, किंतु आपका रचनादर्श प्रेमचंद युग का अतिक्रमण नहीं कर सका है। सियाराम शरण गुप्त का प्रथम उपन्यास गोद, जो जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932, याद रखेंगे। प्रथम उपन्यास गोद 1932 में प्रकाशित हुआ था। ये इस उपन्यास में गांधीवादी जीवन दर्शन की आध्यात्मिक चेतना व्यक्त हुई है। प्रेमचंद युग की व्यापक मनोभूमि गांधीवादी ही थी, किंतु प्रेमचंद ने गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया था। इसलिए सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास प्रेमचंद की टिपिकल कला प्रवृत्ति एवं रचना संगठन के दायरे से बाहर हो जाते हैं। वे व्यक्ति की उस अंतर्मुखी चेतना को स्पर्श करते हैं जो सामाजिक कटुता को अंतर्मन में ही जी पी ले जाना चाहती है। प्रेमचंद में आक्रोश और क्षोभ है। सियाराम शरण सारे गरल को मौन भाव से स्वीकार कर लेते हैं। महत्वपूर्ण है। किसका कथन है? रामचंद्र तिवारी जी का। प्रेमचंद युग काव्य चेतना की दृष्टि से स्वच्छंदतावादी या छायावादी युग माना जाता है। इसी युग में ऐसे उपन्यास भी लिखे गए जिनकी मूल चेतना प्रेमचंद के रचनादर्श से भिन्न रुमानी है, इसलिए उनका उल्लेख हम अलग स्वच्छंदतावादी उपन्यासों के अंतर्गत करना चाहेंगे। प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यासों की 2 समांतर पीढ़ियां कार्य कर रही थी। पहली पीढ़ी उन उपन्यासकारों की थी जिनका मानव संस्कार प्रेमचंद युग में हुआ था, किंतु जिन्होंने शीघ्र ही युग प्रवाह के साथ अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन कर लिया और प्रेमचंद युग से आगे बढ़कर अपनी सीमा बना ली। दूसरी पीढ़ी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र में आई और उपन्यास रचना की अनेक संभावनाओं की ओर संकेत कर रही है। इन दोनों ही पीढ़ियों के उपन्यासकारों का मूल्यांकन हम प्रेमचंदोत्तर युग की मर्यादा के अंतर्गत किया जाएगा। अब हम आते हैं प्रेमचंदोत्तर के हिंदी उपन्यास। पहला कथन ही है, महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद जी ने भावी उपन्यासों के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि यूं कहना चाहिए कि भावी उपन्यास जीवन चरित होगा, चाहे किसी बड़े आदमी का या छोटे आदमी का। उसमें छुटाई बढ़ाई का फैसला उन कठिनाइयों से किया जाएगा कि जिन पर उसने विजय पाई है। हाँ, वह चरित्र इस ढंग से लिखा जाएगा कि उपन्यास मालूम हो। अभी हम झूठ को सच बनाकर दिखाना चाहते हैं, भविष्य में सच को झूठ बनाकर दिखलाना होगा। ये महत्वपूर्ण है। अभी हम झूठ को सच बताकर दिखाते हैं, लेकिन भविष्य में सच को ही झूठ बनाकर दिखाना होगा। किसी किसान का चरित्र हो या किसी देशभक्त का या किसी बड़े आदमी का, पर उसका आधार यथार्थ पर होगा, तब यह काम उससे कठिन होगा जितना अब है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें बहुत से मनुष्यों को भीतर से जानने का गौरव प्राप्त होता है। तो ये किसका कथन है? मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। प्रेमचंद के बाद विश्व में और भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो चुके थे। 1939 से 1945 तक संपूर्ण विश्व को अपनी लपेट में लेकर ध्वंस लीला करने वाला महायुद्ध, इसके बीच भारत में घटित होने वाली अनेक घटनाएं, 1940 से 41 में कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह, बंगाल का भीषण अकाल, 1942 में गांधी जी का भारत छोड़ो का ऐतिहासिक नारा, जनता का विद्रोह, अंग्रेजों का भाषण, दमन चक्र, 1946 में बंबई में भारत की समुद्री सेना की बगावत, अगस्त 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरकालीन सरकार का संगठन और मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष संघर्ष, 15 अगस्त सन 1947 को पूरे भारत और पाकिस्तान का 2 राज्यों में बंटवारा, भारत की स्वतंत्रता, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का निर्माण और 26 जनवरी 1950 को भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के रूप में उदय। तब से लगभग 10वें दशक के अंत तक कांग्रेस का शासन, विश्व राजनीति में सह अस्तित्व और पंचशील की मान्यता और उसका तिरस्कार, आर्थिक
आर्थिक समृद्धि के लिए कार्यान्वित होने वाली योजनाएं और उनकी विफलता, चीन का आक्रमण, आदर्शवादी नेताओं का मोहभंग, पाकिस्तान और भारत युद्ध, ताशकंद वार्ता, देश के सामने अनेक समस्याएं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है आप लोगों के, इनके ये जो वर्ष हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस पूरे काल विस्तार में लिखे गए उपन्यास दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का उपन्यास साहित्य और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक का उपन्यास साहित्य। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले पूरे हिंदी प्रदेश को एकता के सूत्र में बांधने और उत्साह को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करने वाली मूल प्रेरणा थी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के से सतत संघर्ष की प्रवृत्ति। इसके साथ ही शोषण का विरोध, निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति, सामाजिक एकता, नारी जागरण और अछूतोद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता आदि अन्य प्रेरणाएं थी जो साहित्यकारों की सृजनशीलता को प्रभावित कर रही थी। रचनाकारों के सामने लक्ष्यहीनता का प्रश्न नहीं था, उनके मन में आदर्शवादी प्रवृत्तियां प्रधान रूप से कार्य कर रही थी। वे यथार्थ की ओर बढ़ रहे थे, किंतु आदर्श को जीवन का स्पंदन देने के उद्देश्य से। परंपरा के प्रति उनका विद्रोह ध्वंसात्मक नहीं हो पाया था। स्वच्छंदतावादी, मानवतावादी, प्रकृतिवादी, प्रगतिवादी और मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्तियां उपन्यासों को अलग अलग सीमाओं में विकसित करने लगी, लेकिन उद्देश्यहीनता, व्यक्तित्व की खोज या मूल्यों के विघटन, अजनबी पन और कुंठा जैसी चर्चाओं से उस युग के उपन्यासकार परिचित न थे। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों की दो समांतर पीढ़ियों का उल्लेख पीछे किया गया है। प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी, यहाँ पे ये सारे प्रथम पीढ़ी वाले हैं। फिर जब विचारधाराओं में कुछ बदलाव आता है तो द्वितीय पीढ़ी वाले ये उदय शंकर भट्ट, प्रभाकर माचवे, वीरेंद्र कुमार जैन, भैरव प्रसाद गुप्त, और तीसरी पीढ़ी है हमारी केशव प्रसाद मिश्र, विवेकी राय, कृष्ण बलदेव वैद्य, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह और बाकी सब। मैं इन सब के नाम नहीं पढ़ा रही क्योंकि इन सब के बारे में आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे। यह पीढ़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनके बीच उस तरह का अंतराल नहीं है जैसा मूल्य और मान्यता के स्तर पर दो पीढ़ियों के बीच होता है। यह अवश्य है कि दूसरी पीढ़ी के लेखक पहली पीढ़ी के लेखकों की तुलना में आधुनिक बोध के स्तर पर पर्याप्त नए दिखाई पड़ते हैं, और तीसरी पीढ़ी में व्यवस्था के प्रति तीखा आक्रोश एवं यथार्थ जीवन के प्रति गहरी संसक्ति है। यही इन पीढ़ियों में आने वाले सभी उपन्यासकारों का नामोल्लेख नहीं किया गया है, या आगे चलकर अलग अलग वर्गों के अंतर्गत विवेचित किया जाएगा। प्रेमचंद के बाद के इन तमाम उपन्यासकारों ने उनकी कृतियों में कई तरीके को वर्गीकृत करने की चेष्टा की गई है। सामान्यतः इन उपन्यासों को सामाजिक एवं मानवतावादी, स्वच्छंदतावादी, प्रकृतिवादी, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक यथार्थवादी, ऐतिहासिक तथा आंचलिक वर्गों में रखा गया है। इस वर्गीकरण इस प्रकार का वर्गीकरण सुविधा की दृष्टि से किया गया है, अन्यथा अनेक उपन्यास ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक प्रवृत्तियों का समान महत्व दिया गया है। देखा जाए तो स्वच्छंदतावादी और मनोविश्लेषणवादी उपन्यास भी व्यक्तिवाद की सीमा में आते हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो विभाजन किया है वो महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक और आंचलिक उपन्यासों में व्यक्ति और समाज को ही महत्व दिया जाता है। ऐतिहासिकता और आंचलिकता तो परिवेश सूचक शब्द हैं जिसे हम इतिहास कहते हैं। वह वर्तमान परिस्थितियों में अतीत का पुनर्निर्माण है। इन पुनर्निर्माण में कलाकार वर्तमान की उपेक्षा नहीं कर सकता। वस्तुतः वह वर्तमान को अतीत में जीना चाहता है, इसलिए बहुत से ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहास का उपयोग वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में करते हैं। इसी प्रकार जिन्हें आंचलिक उपन्यास कहा गया है, बोध के स्तर पर उनमें रोमांटिक और आधुनिकता को लक्षित किया गया है। इधर आधुनिकता और जनवाद को केंद्र में रखकर उपन्यासों का एक नए प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। ये महत्वपूर्ण कथन है इंद्रनाथ मदान जी का। आधुनिकता को एक प्रक्रिया मानते हैं, इंद्रनाथ मदान आधुनिकता को एक प्रक्रिया मानते हैं, और जिसकी शुरुआत प्रेमचंद के गोदान से आरंभ करके जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और बाकी सब तक ये जो जितने भी नाम है ले जाते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ तक ये कि इंद्रनाथ मदान आधुनिकता की प्रक्रिया की शुरुआत प्रेमचंद के गोदान से आरंभ मानते हैं, और जैनेन्द्र, ईराचल जोशी, आगे अश्क नागार्जुन, भारती रेणु, कृष्णा सोबती के उपन्यासों तक में उन्हें स्तर भेद से आधुनिकता के बोध का ही साक्षात्कार किया है। कहना ना होगा कि इस यात्रा में आधुनिकता, बोध और जनवाद एक दूसरे से गड्ढमड्ढ हो गए हैं। तो इंद्रनाथ मदान जी आधुनिकता की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से मानते हैं? प्रेमचंद के गोदान से, और जिसका विकास धीरे धीरे अलग अलग लेखकों के द्वारा किया गया।
अगला महत्वपूर्ण कथन है हमारे बच्चन सिंह जी का, ने सन 60 के बाद से हिंदी उपन्यासों में आधुनिकतावादी और जनवादी धाराओं को प्रभावित होता हुआ लक्षित किया है। उन्होंने आधुनिकतावादी धारा को प्रयोगवाद का अलग कदम माना है और जनवादी विचारधारा को प्रगतिवाद विचारधारा की अंतिम कड़ी, अग्रिम कड़ी। ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। बच्चन सिंह ने आधुनिकतावादी धारा को प्रयोगवाद का अगला कदम माना है और जनवादी विचारधारा को प्रगतिवादी विचारधारा की अग्रिम कड़ी। दोनों धाराओं के उपन्यासकारों की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा है, कथन महत्वपूर्ण है, सन 60 में कविता की तरह उपन्यासों में भी नया मोड़ आता है। पिछले दशकों में आधुनिकतावादी और जनवादी धारा दिखाई देने लगती है। मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, उषा प्रेमवदा आदि पहली श्रेणी के उपन्यासकार हैं। तो आधुनिकतावादी कौन कौन है? मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, उषा प्रेमवदा मतलब आधुनिकतावादी हैं। और दूसरी जो हमारी श्रेणी है यानी कि जनवादी, उसके हैं अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त और मार्कंडेय। महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मदान और बच्चन सिंह के उपयुक्त वर्गीकरण भी हिंदी के प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास परंपरा को समझने में हमारी पूरी सहायता नहीं करते। स्वयं बच्चन सिंह ने 7वें दशक में लिखे गए राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह, रामदर्श मिश्र के उपन्यासों को ग्रामांचल के उपन्यास शीर्षक से अलग वर्ग में रखा है। तो ग्रामांचल के उपन्यास शीर्षक से राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह और रामदर्श मिश्र जी को किसने अलग रखा है? तो बच्चन सिंह जी ने। इसी तरह रेणु के उपन्यासों को उन्होंने ग्रामांचल के शीर्षकों में रखा है, जबकि डॉक्टर मदान को लगा कि इसमें रेणु ने आधुनिकता की चुनौती को नव स्वच्छंदतावाद के धरातल पर स्वीकार किया है। तात्पर्य यह है कि कोई भी वर्गीकरण सुविधा की दृष्टि से ऊपरी पहचान की एक सामान्य पद्धति मात्र है। इसे इसी रूप में लेना चाहिए। इसके आधार पर किसी भी उपन्यास का ऐसा परिचय नहीं मिल सकता जो उसके पूरे वैशिष्ट्य को उजागर कर सके। तो रामचंद्र तिवारी ये बता रहे हैं कि किसी एक उपन्यास को अगर किसी एक वर्ग में डाला है तो जरूरी नहीं कि उसमें दूसरी विचारधारा लक्षित नहीं होती है, लेकिन बस एक सुविधा की दृष्टि से इन उपन्यासों का वर्गीकरण कर दिया गया है। सबसे पहले सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास को लें। हिंदी उपन्यासों की यह प्रकृत धारा कही जा सकती है। तो प्रकृत धारा किसे कहा जाता है? सामाजिक और मानवतावादी। स्वयं प्रेमचंद का दृष्टिकोण सब मिलाकर मानवतावादी ही था। उपन्यास मूलतः मनुष्य के जीवन में साहित्यकार की बढ़ती हुई दिलचस्पी का ही द्योतक है। मानवतावादी कलाकार मनुष्य की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। वह उसे सभी प्रकार की दुर्बलताओं के बावजूद सहानुभूति ही देना चाहता है। वह मनुष्य के मंगल में, उसके विकास और अभ्युदय में रुचि लेता है। प्रेमचंद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, सिया रामचरण गुप्त, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट मानवतावादी उपन्यासकारों की श्रेणी में अग्रणीय हैं। तो जो प्रेमचंद जी हैं, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं, या श्रेया रामचरण गुप्त जी हैं, या प्रताप नारायण श्रीवास्तव, अमृतलाल नागर, उदय शंकर भट्ट और विष्णु प्रभाकर जी किसमें है? मानवतावादी श्रेणी में। श्री वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐतिहासिक परिवेश के बावजूद उद्देश्य की दृष्टि से मानवतावादी ही हैं। इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास जरूर लिखे हैं लेकिन फिर भी मानवतावादी ही हैं। मानवतावादी कलाकार छोटे से छोटे और घृणित से घृणित व्यक्ति में भी मानवता की ज्योति जगाने की चेष्टा करता है। हिंदी साहित्य में मानवतावादी विचारधारा मध्ययुगीन संत साहित्य में भी विद्यमान है। तो हिंदी साहित्य में जो मानवतावादी विचारधारा है वो संत साहित्य में भी थी, किंतु आधुनिक मानवतावाद उससे भिन्न है। मध्यकालीन संत ईश्वर में विश्वास करते थे। वे मनुष्य मात्र में ईश्वर के सत रूप की प्रतिष्ठा मानते थे और इसी आधार पर मनुष्य मात्र की एकता सिद्ध करते थे। आधुनिक मानवतावादी मानवता को ही प्रेरक तत्व मानते हैं। प्रेमचंद अपने जीवन के अंतिम दिनों में ईश्वर विहीन मानवतावाद में के विश्वासी हो गए थे। तो प्रेमचंद अपने जीवन के अंतिम दिनों में ईश्वर विहीन मानवतावाद के विश्वासी हो गए थे। गोदान में उन्होंने प्रोफेसर मेहता के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही कोटेशन एग्जाम से पूछ ली जाती हैं। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास न था। यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म, मरण, सुख, दुख, पाप, पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। किसका कथन है? मेहता जी का। अगर लेखक का नाम पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी का। उपन्यास का नाम पूछा जाएगा तो गोदान का। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रेमचंद युग में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। गांधीवाद भी व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो मानवतावाद का ही समर्थक है। मनुष्य मात्र के मंगल की भावना गांधीवाद में थी। इसी कारण प्रेमचंद गांधीवादी भी थे और मानवतावादी भी। मानवतावाद के लिए अध्यात्मवादी होना आवश्यक नहीं। स्वयं प्रेमचंद गोदान तक आते आते गांधीवाद को भौतिक धरातल पर स्वीकार करते हैं। गांधीवादी विचारधारा को हिंदी उपन्यासकारों ने आध्यात्मिक धरातल पर स्वीकार करने वाले दो लेखक हैं,
भौतिक धरातल पे किसने स्वीकार किया? मुंशी प्रेमचंद जी ने। और आध्यात्मिक धरातल पे सियाराम शरण गुप्त और जैनेन्द्र जी ने। जैनेन्द्र के उपन्यासों के संबंध में यथास्थान आगे विचार किया जाएगा। सियाराम शरण जी के 3 उपन्यास हैं, गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। गोद लेना अंतिम आकांक्षा है नारी की। सियाराम को गोद लेना अंतिम आकांक्षा है नारी की, ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, आपको जैसे भी अच्छा लगे। इन तीनों में गांधी के अध्यात्म पक्ष को महत्व दिया गया है। आध्यात्मिक स्तर पर गांधीवाद हृदय परिवर्तन और आत्मपीड़न के सिद्धांत को स्वीकार करता है। गोद में किशोरी की व्यथा से शोभाराम का हृदय द्रवीभूत होता है और वह समाज के बंधन तोड़कर उसे स्वीकार करता है। अंतिम आकांक्षा में रामलाल जैसे साधारण व्यक्ति के हृदय में स्वच्छता दिखाई गई है। रामलाल समाज के अन्यायपूर्ण बंधनों को सहकर अपनी मानवीय श्रेष्ठता का परिचय देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, नारी उपन्यास से लिया गया है, जहां जमुना अपने पुत्र को संदेश देती है, जितना अधिक सह सकेगा उतना ही तू बड़ा होगा। ये मुझे शायद मैंने एएमयू का पीएचडी एंट्रेंस दिया था, वहां ये क्वेश्चन आया था। प्रताप नारायण श्रीवास्तव अगले उपन्यासकार हैं। प्रथम उपन्यास है विदा, विजय विकास, 2 भागों में, 42, विसर्जन, बेकसी का मजार, विषमुखी, वेदना, वंदना, वंचना, विनाश के बादल, विपत्तिका, बंधन विहीनता, व्यावर्तन, वंदिता, विकास की बेदी पर विहान। महत्वपूर्ण है प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी के उपन्यास। आगे एक और महत्वपूर्ण तथ्य आएगा, वो भी आप नोट करेंगे। प्रताप नारायण श्रीवास्तव आदर्शवादी रचनाकार हैं। इनके उपन्यासों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। आपके 2 उपन्यास बेकसी का मजार और वंदिता कैसे हैं? ऐतिहासिक। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव के 2 उपन्यास ऐतिहासिक हैं, बेकसी का मजार और वंदिता। अगला जो तथ्य है वो तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चीनी आक्रमण पर लिखे हुए प्रताप नारायण श्रीवास्तव के कौन से उपन्यास हैं? तो विश्वास की वेदी पर, वंचना और व्यावर्तन। विश्वास की वेदी पर, वंचना और व्यावर्तन। विश्वास की वेदी पर, वंचना और व्यावर्तन किस पे लिखे गए हैं? चीनी आक्रमण पर। याद रखना, चाहे अपनी किसी गाइड पे नोट कर दीजिएगा। 42 के कथानक सन 1942 की जन क्रांति से संबंध है। आप विहान नामक उपन्यास 1857 की क्रांति को केंद्रित करके लिख चुके हैं। सब मिलाकर श्रीवास्तव की दृष्टि राष्ट्रीय और आदर्शवादी है। श्री अमृतलाल नागर आलोचकों के अतिरिक्त स्वयं अपनी दृष्टि में भी मानवतावादी कलाकार हैं। आप भी घृणा के स्थान पर प्रेम और ध्वंस के स्थान पर निर्माण में विश्वास करते हैं। इनका अमृतलाल नागर जी का पहला उपन्यास है 1946 में महाकाल। महाकाल के मास्टर पोंचू गोपाल, ये पूछा गया है कि पोंचू गोपाल किस उपन्यास का पात्र है? तो महाकाल का। मैंने तो ऐसे याद किया, काल और गोपाल, काल पाल, काल पाल, ऐसे करके आप गोपाल और महाकाल। मानसिक संघर्ष के माध्यम से लेखक का जीवन दर्शन स्पष्ट होता है। मास्टर पोंचू गोपाल जमींदार दयालचंद और पूंजीपति मोने केवट दोनों के द्वारा पीड़ित किया जाता है। महाकाल के भयंकर वातावरण में उसका आदर्शवाद ढह जाता है, किंतु एक मृत माता के शरीर से चिपके हुए एक सद्यजात शिशु को देखकर उसमें पुनः साहस का संचार होता है। उसे जीवन की अजेयता का विश्वास होता है। वह पुनः घर लौट आता है। समष्टि मंगल की भावना की विजय दिखाते हुए उपन्यास समाप्त होता है। बूंद और समुद्र इनका अगला उपन्यास है। नागर जी ने उपन्यासकार पूरी शक्ति के साथ सामने आया है। यों तो इस उपन्यास में प्राचीन रूढ़ियों का खोखलापन, जाति भेद की व्यर्थता, पूंजीवाद का विरोध, राजनीतिक दृष्टि की यांत्रिकता आदि अनेक बातें उभरकर सामने आई हैं, किंतु उपन्यास के सूत्रधार बाबा राम जी पूर्णतः गांधीवादी और सर्वोदयी हैं। तो बूंद और समुद्र के पात्र कौन है? राम जी, जो कि गांधीवादी हैं और सर्वोदयी। उनका दृष्टिकोण पूर्णतः अहिंसावादी है। वे समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहते हैं, वे यानी कि अगर उपन्यासकार पूछा है तो अमृतलाल नागर, वरना तो राम जी, जो कि बूंद और समुद्र के पात्र हैं। खरा समाजवाद वही है जो दूसरों के लिए जिए और जीने दे। तो किसका कथन है? अमृतलाल नागर जी का। उपन्यासकार ने अपने अनेक पात्रों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया है। वह कहता है, मतलब राम जी कहता है, मनुष्य का आत्मविश्वास जागना चाहिए। सुख दुख में व्यक्ति का व्यक्ति से अटूट संबंध बना रहे, जैसे बूंद से बूंद जुड़ी रहती है और लहरों से लहरें, लहरों से समुद्र बनता है, इसी बूंद से समुद्र समाया है। व्यक्ति को की सामाजिक चेतना जाग कर ही रहेगी। किसका कथन है? बूंद और समुद्र उपन्यास से अमृतलाल नागर जी का। अगर पात्र पूछा जाए तो राम जी का। नागर जी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास शतरंज के मोहरे में भी अपना मानवतावादी दृष्टिकोण विस्मृत नहीं किया है।
शतरंज के मोहरे की विषय वस्तु क्या है? अवध की नवाब की हार्सकालीन स्थिति का सजीव अंकन किया गया है। सुहाग के नुपुर में भी आपने संस्कारगत सीमाओं के बावजूद उन्होंने नगर वधु को भी सहानुभूति प्रदान की है। उपन्यास के अंत में वैश्या माधवी बौद्ध विहार की पगली कहती है। तो सुहाग के नुपुर के पात्र कौन है? वैश्या माधवी। सारा इतिहास सच सच ही लिखा है देव, केवल एक बात अपने महाकाव्य में और जोड़ दीजिए, पुरुष जाति के स्वार्थ और दम भरी मूर्ता से ही सारे पापों का उदय होता है। ये महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग नोट करते चलेंगे या अपने जहाँ पे भी मार्क करते हुए चलेंगे अपनी बुक को। उसके स्वार्थ के कारण ही उसका अर्धांग नारी जाति पीड़ित है। एकांकी दृष्टिकोण से सोचने के कारण ही पुरुष ना तो स्त्री को सती बनाकर ही सुखी कर सका, ना वैश्या बनाकर ही। इसी कारण वह स्वयं ही झकोले खाता है और खाता रहेगा। नारी के रूप में न्याय रो रहा है महाकवि। उसके आंसुओं में अग्नि प्रलय भी समाई है और जल प्रलय भी। किसका कथन है? माधवी का। किस उपन्यास से? सुहाग के नुपुर उपन्यास से। सन 60 के बाद नागर जी ने कई ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास प्रकाशित हुए। ऐतिहासिक उपन्यासों की चर्चा हम आगे करेंगे। अमृत और विष, नाच्यो बहुत गोपाल, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा इनके सामाजिक उपन्यास हैं। तो कौन से कैसे उपन्यास हैं? सामाजिक। अमृत और विष गुण दोष मय मानव जीवन और मानवीय प्रकृति की एक महागाथा है। इसमें अंग्रेजी शासन के आरंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक की जीवन स्थितियों की सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने स्वतंत्र भारत में चतुर्दिक गिरने वाले मानव मूल्यों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। नाच्य बहुत गोपाल, इसकी पूछा जा चुका है विषय वस्तु। मैतर समाज की इतिहास, उसके रीति रिवाजों, वेशभूषा, बोली बानी तथा नित्य के दुख दर्द को साकार किया गया है। सवर्णों द्वारा उन पर किए जाने वाले अत्याचारों का भी पर्दाफाश किया गया है। इसमें सबसे सशक्त चरित्र निर्गुनिया का है। ये नेट में आ चुका है। निर्गुनिया जन्म से ब्राह्मणी है। सामाजिक अन्याय का शिकार होकर वह एक मेहतर युवक मोहना के साथ भागने को विवश हो जाती है। इस उपन्यास में मेहतरों के प्रति सहानुभूति के साथ वर्ण व्यवस्था की कमजोरियों को भी उभार कर सामने रखा गया है। अगला उपन्यास है बिखरे तिनके में राजनेताओं, नगर पालिकाओं के अधिकारियों, पत्रकारों और व्यापारियों तथा छात्र नेताओं के चारित्रिक पतन का उजागर किया गया है। अगला उपन्यास जो अग्निगर्भा महत्वपूर्ण है, इसकी विषय वस्तु आप याद रखेंगे। अग्निगर्भा में दहेज की समस्या और उसके दारुण परिणाम की ओर संकेत किया गया है। नागर जी ने इन परवर्ती उपन्यासों में सामाजिक रूपता को अधिक दृढ़ता और साहस के साथ उजागर किया है। इन उपन्यासों में बाबा रामजी दास जैसा कोई आध्यात्मिक चेतना संपन्न पात्र समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे नहीं आता। इससे यह जाहिर होता है कि अंततः नागर जी मनुष्य को उसकी दुर्बलताओं के साथ जीवंत और विश्वसनीय बनाकर प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। यो मानव की मंगल कामना का लक्ष्य नागर जी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है, किंतु सामाजिक समस्याओं का अंतिम समाधान गांधीवादी हृदय परिवर्तन ही है। उनका यह विश्वास इधर खंडित होता सा प्रतीत होता है। हो सकता है इसे लेकर उनके मन में अंत तक द्वंद्व की स्थिति बनी रही हो। विष्णु प्रभाकर जी, जन्म वर्ष 1912, निधन वर्ष 2009। ये मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास है निशिकांत, तट के बंधन, स्वप्नमयी, दर्पण का व्यक्ति, कोई तो, अर्धनारीश्वर 1992 आदि कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी दृष्टि यानी विष्णु प्रभाकर की दृष्टि में व्यक्ति की संवेदना जब मानव की संवेदना में रूपायित होती है तभी कोई रचना साहित्य की संज्ञा पाती है। व्यक्ति की संवेदना से समष्टि की संवेदना तक की यात्रा पराई पीर से जुड़ने की यात्रा है। किसका कथन है? विष्णु प्रभाकर जी का। कैसा कथन है? महत्वपूर्ण कथन है। हम क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे। पराई पीर से जुड़ने की प्रक्रिया विद्यमान है। आपके उपन्यास भी इस प्रक्रिया की ही देन है। आपके दो उपन्यास निशिकांत और कोई तो को विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। निशिकांत में 1920 से 36 तक की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। कोई तो में सड़े गले नैतिक मूल्यों, जड़ मान्यताओं एवं जीवन के विविध क्षेत्रों में लक्षित मानव मूल्यों के पतन पर तीखा प्रहार किया गया है। अगला जो उपन्यास है, इसकी विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर में आपने समाज के लगभग सभी वर्गों की स्त्रियों को सामने रखकर बलात्कार सहित कई उनकी सभी प्रकार की यातनाओं पर गहरी आत्मीयता के साथ विचार मंथन किया है। महत्वपूर्ण है इसकी विषय वस्तु। अगले उपन्यासकार हैं उदय शंकर भट्ट। इनका उपन्यास है नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष, 2 अध्याय आदि इनके प्रकाशित उपन्यास हैं। नए मोड़ में एक सुशिक्षित और आत्मनिर्भर भारतीय नारी की व्यवस्था को चित्रित किया गया है। सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई डॉक्टर शेफाली को अपना पहला विवाह स्वीकार्य नहीं है। अपनी इच्छा से दूसरा विवाह वह कर नहीं सकती।
इसी बिंदु पर उन्हें नए मोड़ की तलाश है। अगला उपन्यास है सागर लहरा व मनुष्य। इसकी विषय वस्तु पूछी जा चुकी है। बम्बई के पास के मछुआरों के जीवन चित्रित है। लोक परलोक में बदलते हुए गांवों की झांकी। तो लोक परलोक में क्या है, गांव बदलते गांवों की झांकी। शेष की विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। साधु सन्यासियों का जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। 2 अध्याय लघु उपन्यास है। इसमें 2 अध्यायों में अभावग्रस्त सुशिक्षित साहित्यकार और सर्वगुण संपन्न किंतु तिरस्कृत वैश्य पुत्री की विडंबनापूर्ण जीवन गाथा अंकित है। आपने सभी उपन्यासों में भट्ट जी ने मानवतावादी दृष्टि का परिचय दिया है। मानवतावादी दृष्टि से लिखे गए सामाजिक उपन्यासों की मान्य परंपरा इसके बाद भी चलती रही। भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदरस मिश्र आदि अन्य प्रगतिशील उपन्यास लेखकों का मूल स्वर मानवतावादी ही है। अगले हैं हमारे स्वच्छंदतावादी उपन्यास की रचना छायावादी युग में अधिक हुई। अगले हम उपन्यासकार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग अपना एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। हमारे जो रामचंद्र तिवारी सीरीज है उसका भाग 19 है, प्रश्न श्रृंखला। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके दुख सुख हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। कथन किसका है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, बी श्रीनाथ सिंह, सी शिवपूजन सहाय, डी राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं ऐसे ठेठ देहात का रहने वाला हूँ जहाँ इस युग की नई सभ्यता का बहुत ही धुंधला प्रकाश पहुंचा है। वहां केवल 2 ही चीजें प्रत्यक्ष देखने में आती हैं, अज्ञानता का घोर अंधकार और दारिद्रता का तांडव नृत्य। वहीं पर मैंने जो कुछ देखा सुना है उसको यथाशक्ति ज्यों का त्यों इसमें अंकित कर दिया है। कथन किस उपन्यास की भूमिका से लिया गया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी ऑप्शन मतलब कथन किसका है और किस उपन्यास की भूमिका से लिया गया, ये मैं भी आपको बताती हूँ। ए प्रेमचंद, बी शिवपूजन सहाय, सी श्रीनाथ सिंह या डी राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय, देहाती दुनिया की भूमिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूं कहना चाहिए कि भावी उपन्यास जीवन चरित होगा, चाहे किसी बड़े आदमी का या छोटे आदमी का। उसमें छोटाई बड़ाई का फैसला उन कठिनाइयों से किया जाएगा कि जिन पर उसने विजय पाई है। हाँ, वह चरित्र इस ढंग से लिखा जाएगा कि उपन्यास मालूम हो अभी तक हम महत्वपूर्ण है, अभी तक हम झूठ को सच बनाकर दिखाना चाहते हैं, भविष्य में सच को झूठ बनाकर दिखलाना होगा। कथन किसका है? ए शिवपूजन सहाय, बी श्रीनाथ सिंह, सी मुंशी प्रेमचंद या डी राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 4 है, सन 60 में कविता की तरह उपन्यासों में भी एक नया मोड़ आता है। पिछले दशकों में आधुनिकतावादी और जनवादी धारा दिखाई देने लगती है। मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, उषा प्रेमवदा आदि पहली श्रेणी के उपन्यासकार हैं, तो दूसरी पीढ़ी में अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त और मार्कंडेय महत्वपूर्ण है। कथन किस आलोचक का है? हमारे ऑप्शन है ए रामचंद्र तिवारी, बी नगेंद्र, सी इंद्रनाथ मदान या डी बच्चन सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बच्चन सिंह। आज का 5वां और आखिरी क्वेश्चन है, जितना अधिक सह सकेगा उतना ही तू बड़ा होगा। उपयुक्त कथन सिया रामचंद्र गुप्त जी के किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन है ए गोद, बी अंतिम आकांक्षा, सी नारी या डी कोयले। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नारी उपन्यास से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। उम्मीद करूंगी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड SHAILY शैली 11 यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।